हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ के डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में, जिस पर आगे बात करने वाले हैं हम लोग। तो किस मॉड्यूल के जरिए पीएसएलवी रॉकेट अंतरिक्ष में मलबा छोड़े बिना ही वायुमंडल में वापस लौट आया, यानी स्पेस डिब्री की जो समस्या है उसका बहुत बड़ा निदान इसरो ने किया है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय दूतावास ने किस देश को उपहार में 101 बसें दी हैं, जिसमें एम्बुलेंस और स्कूल बसें शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी एनजेए का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त कर दिया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ली सीन लुंग किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की है? मैप के जरिए बताएंगे आपको। देश में खुदरा महंगाई दर वो कितनी है? 10 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, कितना है? और इसमें ये भी जानेंगे एक और क्वेश्चन में कि थोक महंगाई दर कितनी है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप वो खिताब किसने जीता है? और भी कई टॉपिक है, सब पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैराथन वीडियो आ रहा है करंट अफेयर्स का 2024 का। 21 अप्रैल का डेट ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 21 अप्रैल को हम लोग मैराथन वीडियो लेकर आ रहे हैं सुबह 10 बजे 21 अप्रैल को। और इस वीडियो में 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक के तमाम कंटेंट होंगे। फटाफट पूरा रिवाइज कराएंगे मैराथन। डेट क्या है? 21 अप्रैल के सुबह 10 बजे ये वीडियो आएगा, मैराथन लाइव होगा सुबह 10 बजे 21 अप्रैल, याद रखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2024 में किस देश को उपहार में यानी गिफ्ट के तौर पर 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें दी हैं? आंसर का हमारा पड़ोसी है नेपाल, उसे ये दिया गया है और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो नेपाल में भारत के 2 राजदूत हैं, उनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। यहाँ पर तो उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री वर्षा मान पुन की मौजूदगी में तमाम जो वाहन हैं उन सब की चाबियां सौंपी हैं। और इस प्रोग्राम में अलग अलग मतलब नेपाल के बहुत सारे ज़िलों के नगर पालिका, नगर पंचायत, वहाँ के महापौर, अध्यक्ष वो सब पहुँचे थे और उनको ये सहायता दी गई है। ठीक है, तो उपहार में यानी गिफ्ट में 101 वाहन दिए गए और ये सब अलग अलग वहाँ के ज़िलों में ये काम करेंगे। और भारत के तौर पर भारत के तरफ से ये नेपाल की जनता को ये गिफ्ट है। राजदूत नवीन श्रीवास्तव का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच में मजबूत और विकसित मतलब विकास की जो साझेदारी है ना, वो एक बेहतर ढंग से चल रही है और आगे आने वाले वक्त में बेहतर होगी। ओके, तो नेपाल की बात कर लें हम लोग। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अभी राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? रामचंद्र पौडेल। क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल। और प्राइम मिनिस्टर है पुष्पकमल दहल प्रचंड। मुद्रा वहाँ की नेपाली रुपया है। अब चलें, अब आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। इसरो का रॉकेट है, उसका नाम है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो वो किस मॉड्यूल के जरिए अंतरिक्ष में मलबा छोड़े बिना ही वायुमंडल में वापस आ गया? बहुत बड़ी उपलब्धि है। आंसर का इसका पोएम 3, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है? पोएम 3। इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था जब पोएम 2 और पोएम 1 का परीक्षण हुआ था, लेकिन ये सफल परीक्षण हो गया है पोएम 3 का कि बिना मतलब जो स्पेस में जो कचरा फैलता है उसको कहते हैं डिब्रीज। क्या है? कहते हैं डिब्री। तो स्पेस डिब्री मतलब 0 डिब्री मिशन ये रहा उसका। पोएम 3 के ज़रिए ये एक मॉड्यूल बनाया गया है इसरो के द्वारा। दरअसल होता क्या है कि जब कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में रॉकेट के ज़रिए भेजा जाता है तो उसकी जो अंतिम स्टेज होता है ना, वो अंतरिक्ष में ही पृथ्वी की कक्षा में यानी ये जो ऑर्बिट में है वहाँ पर कचरे के तौर पर रह जाता है। और इसरो ऐसा पहली बार वो कर रहा है पोएम 3 के ज़रिए, जो कि पोएम 3 का फुल फॉर्म होगा पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है, तो इसके ज़रिए अंतिम स्टेज में जो रॉकेट का हिस्सा था उसको भी वापस वायुमंडल में लाने में सफलता मिली है। ठीक है, तो जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था इसरो का पीएसएलवी C58 रॉकेट को, और वो एक्सपोसैट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। और इसरो ने ये बताया कि इस मिशन की जो उपलब्धि है वो मार्च में हासिल कर ली गई, जब पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी पोएम 3 जो है ना वो पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया बिना वहाँ कोई कचरा छोड़े हुए। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं। उससे पहले एक्सपोसैट के बारे में तो आप जानते होंगे,
ये एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है और ये ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, तारे, इन सब के स्टडी के लिए इसको स्थापित किया गया है अंतरिक्ष में। ओके, क्लियर हुई बात। तो ये हम बात कर ले अब पोएम 3 के बारे में। तो ये PSLV रॉकेट है, इसमें 4 स्टेज होते हैं। एक होता है बूस्टर जो ज़मीन से उठाने में मदद करता है और कुछ किलोमीटर के बाद अलग हो जाता है, फिर कुछ किलोमीटर के बाद ये अलग हो जाता है, फिर ये अलग हो जाता है। अंतिम अवस्था जो बचती है वो केवल और केवल इतनी ही अवस्था बचती है, सिर्फ ये। उसके बाद यहाँ जो इंजन लगा होता है वो अंतरिक्ष में जहाँ पर ग्रेविटेशन जो बहुत कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है, वहाँ पर ये इसको आगे बढ़ाता है, आगे ले जाता है। मतलब अगर हमें 300 किलोमीटर पर रखना है या 400 किलोमीटर ऊंचाई पर रखना है तो वो काम अंतिम अवस्था में ये करता है। और ये जो हिस्सा है ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि ये वहाँ से नीचे नहीं गिर सकता है, क्योंकि वो क्या होगा, वो जो है ना वो अर्थ का के ग्रेविटेशन के उसमें पुल में फंस कर और वहीं चक्कर लगाता रहेगा और वो नीचे गिरेगा भी तो उसमें बहुत सालों लग जाएंगे। ठीक है, तो स्पेस डिब्रीज यानी ये स्पेस का जो कचरा है उससे सैटेलाइट को खतरा है। तो सैटेलाइट तो लॉन्च कर दिया, लेकिन एक और प्रोडक्ट हमने वहाँ पर ऐसा भेज दिया जो कि वो लगातार घूम रहा है और उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। और ये स्पेस डिब्रीज की वजह से सैटेलाइट को खतरा होता है। अगर सैटेलाइट से किसी से टकरा जाए तो वो सैटेलाइट जो है वो बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि अप्रैल 2022 का एक डेटा था, उसमें यह था कि अंतरिक्ष में कचरे के कुल 1711 टुकड़े थे और इनमें से भारत के 114 ऑब्जेक्ट थे जो सैटेलाइट पुराने जो ख़राब हो चुके हैं, या फिर जो ये रॉकेट है उसका जो लास्ट स्टेज है वो उसके पहुंचने से वहाँ पर कचरा वो जमा हो गया। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसी है ना वो इस पर काम कर रही थी और भारत का जो PSLV है उसने काफ़ी बेहतर काम किया है। और ये क्या है, पोएम 3 है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 है, ये एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो वाला जो हिस्सा है ना जो अंतरिक्ष में ही रह जाता है, ये जो चौथा हिस्सा है, 4th स्टेज है, उसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं जिससे कि ये खुद ही ये एक्टिव रहता है। मतलब इसमें नेविगेशन, गाइडेड और कंट्रोल प्रणाली लगा दी जाती है, यानी NGC लगा दी जाती है, जिससे पृथ्वी से इसी को मतलब सैटेलाइट को तो कंट्रोल कर रहे हैं, इसको भी हम कंट्रोल, ये जो 4th स्टेज है इसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सोलर पैनल और बैटरी लगाई जाती है जो इस तरह का देखते हैं। मतलब कि जो हिस्सा बेकार हो गया था उसको उपयोगी बना दिया गया और इसमें इसको भी हम सैटेलाइट के रूप में बदल सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगा सकते हैं जो अल्पकाल के लिए हो, अल्पकाल यानी बहुत कम समय के लिए हमें कोई जानकारी चाहिए उसके लिए हम वहाँ इसमें फिट कर सकते हैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट। तो ये अपना काम भी कर लिया और कुछ महीने बाद, जैसे जनवरी में भेजा गया था और मार्च में ये पृथ्वी पर वापस आ गया, पृथ्वी के वायुमंडल में। तो वायुमंडल में आया और काफ़ी कुछ हिस्सा तो वायुमंडल में आते ही जल के नष्ट हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि मार्च की बात है और हम अप्रैल में बता रहे हैं, तो भाई ये जब सक्सेसफुल हो गया पूरे चीज़ें, उसके बाद अप्रैल में इसरो ने ये जानकारी दी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसको सक्सेसफुली इसरो ने पूरा कर लिया है। तो पोएम 3 जो है ना उसके बारे में आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें जो मैंने बता दी आपको, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है अंतरिक्ष का जो मलबा है यानी जो स्पेस डिब्रीज है उससे निपटने के लिए? देखिए, वर्तमान में लो अर्थ ऑर्बिट में मलबे से संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। हालांकि अंतरिक्ष खोज करने वाले जो तमाम एजेंसियां हैं उनका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, यानी इंटर एजेंसी स्पेस डिब्रीज कोऑर्डिनेशन। तो उसके द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि भाई आपको क्या क्या नहीं करना है जिससे वहाँ पर कचरा ज़्यादा फैल जाए। ठीक है, और इसको संयुक्त राष्ट्र ने भी 2007 में इसको समर्थन दिया था, लेकिन कोई ऐसा खास तरह का कानून नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट जो है ना वो करीब 100 किलोमीटर से लेकर और आगे 2000 किलोमीटर के आसपास का होता है। ठीक है, तो इसरो की बात कर लें। इसरो के अभी चीफ कौन है?
इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटक में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका PDF अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज को जो ऐप है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। डेली का कंटेंट वहाँ फ्री होता है, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स की आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट के लिए, मात्र 10,000 स्टूडेंट के लिए ये छूट दी गई है, स्पेशल ऑफर है। मेंबरशिप ले सकते हैं। 2 तरह की मेंबरशिप है। एक बेसिक मेंबरशिप है जो कि SSC, पुलिस, टीचर, इन सब के एग्जामिनेशन के लिए, और दूसरा है IAS PCS लेवल का वो मेंबरशिप प्लान है। और उसके ज़रिए आप 6 मंथ या 1 साल तक, जैसे आप प्लान लेते हैं उतने तक आपके करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो सकती है। उसमें कंटेंट मिलता है आपको पिछले 2 साल का, और अगले 6 महीने या 1 साल का तक का आपको कंटेंट मिलता रहेगा। क्या क्या मिलेगा? वीडियो, PDF और टेस्ट करंट अफेयर्स का। इसके अलावा संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज़ भी मिलते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है। और जो ये सारी चीज़ें मिलेंगी वो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब चीज़ें होंगी, पिछले 2 साल के भी और आगे भी, और एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी होंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आप करंट अफेयर्स के लगातार डेली आप पढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो उससे आपके करंट अफेयर्स पूरे याद रहता है, ठीक है। तो देखिए ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत काम आएगा मेंबरशिप प्लान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी NJA का नया निदेशक, नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, जस्टिस अनिरुद्ध बोस। तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और अप्रैल में, अभी हाल ही में वो रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। तो उनको राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, जो कि भोपाल में है, NJA शॉर्ट में कहते हैं, तो उसका नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति का ऐलान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने किया। तो NJA यानी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी नेशनल जुडिशियल एकेडमी, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और ये सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन और जो उद्देश्य है न्यायाधीशों की यानी जजों की जो कौशल है, उनका ज्ञान है, उन सब को बढ़ाना, तो उसके लिए ये संस्थान है। और इसका गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 उसके तहत किया गया था, स्वतंत्र सोसाइटी के तौर पर 1993 में। और पूरी तरह से ये भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, मतलब सरकार द्वारा फंड दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ये संचालित होता है। तो भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल होती है इसकी, और एक जनरल बॉडी होती है, उसी के द्वारा पूरा कंट्रोल किया जाता है। और उसमें जो डायरेक्टर होते हैं वो चीफ होते हैं वहाँ के इस संस्थान के यानी NJA के। और इसमें न्यायाधीशों की यानी जजों की, उनकी जो न्यायिक भूमिका है, कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब कैसे किया जाए, इन सब के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी है? आंसर का इसका सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। तो सिंगापुर के वो प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि हम ये पद छोड़ देंगे, 15 अप्रैल को ऐलान कर दिया है। 2 दशक तक वो इस पद पर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 15 अप्रैल को ये ऐलान किया कि 1 महीने बाद यानी 15 मई को वो पद छोड़ देंगे और उनका जो डिप्टी है लॉरेंस वोंग ये हैं, तो इनको ये सत्ता सौंप देंगे, ठीक है। ली जो है वो 2004 से सिंगापुर के वो तीसरे प्रधानमंत्री 2004 से हैं वो प्रधानमंत्री, ठीक है। एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं सिंगापुर कहाँ पर है। तो ये रहा अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं सिंगापुर की ओर, ठीक है। सिंगापुर बहुत ही छोटा सा देश है और ये कहाँ पर है? यहाँ है। हम और जूम करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये है सिंगापुर और इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, ओके। इसके राष्ट्रपति कौन है? थर्मन शनमुगरत्नम, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं अभी ली सीन लुंग, जो कि 15 मई को उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे देंगे। मुद्रा यहाँ की है सिंगापुर डॉलर, ठीक है। तो अगर लोकेशन में हम देखेंगे तो किसके नज़दीक है ये जो देश है वो, तो इधर तो मलेशिया हो गया ये और इधर वाला कुछ हिस्सा, ठीक है।
और ये वाला जो हिस्सा हो गया यहाँ से इधर वाला पूरा, ये इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, तो ये मलेशिया से सटा हुआ है और इंडोनेशिया के पास में ये देश है, यहाँ पर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में देश में खुदरा महंगाई दर 10 महीने के निचले स्तर पर आकर कितने रह गए? आप कहेंगे अप्रैल की बात है, मार्च क्यों? क्योंकि आर्थिक जो डेटा है वो तो महीना खत्म होने के बाद ही आएगा और उसमें एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका आंसर होगा 4.85%। कितना है? 4.85%। तो इंडियन एक्सप्रेस पर न्यूज़ भी देख रहे हैं, इन्फ्लेशन कूल हुआ है, मतलब महंगाई दर में कमी देखने को मिल रही है। महंगाई दर जो है वो 4.85%, ये आरबीआई के टॉलरेंस लिमिट के अंदर है। ये आप ध्यान रखिएगा कि आरबीआई का जो टॉलरेंस लिमिट है वो है 2 से 6%, 2 to 6% के अंदर होना चाहिए। अच्छा, ये रिपोर्ट किसने जारी की है, कौन जारी करता है? तो एनएसओ ने, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये एनएसओ, इसी के द्वारा ये जारी किया गया। अब सवाल होगा कि खुदरा महंगाई दर कैसे तय होती है, यानी इन्फ्लेशन रेट कैसे तय होता है खुदरा वाला? तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए तय होता है, यानी सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली, इन सब की कीमतें कितनी बढ़ी हैं या कितनी घटी हैं, क्या लेवल है, तो उसका कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब कि एक ग्राहक के तौर पर आप और हम जो रिटेल मार्केट से सामान खरीदते हैं, उससे जुड़ी हुई जो कीमतें हैं उसमें जो बदलाव होता है, फिर उसको उसी के आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई बनाया जाता है और वो फिर ये तय किया जाता है कि कितना महंगाई दर है। यानी 4.85% जो महंगाई दर है, इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल मार्च में जितनी महंगाई थी, जितना कीमतें थी एवरेज, उससे 4.85% ज़्यादा है अभी। अब अगला भी क्वेश्चन महंगाई से रिलेटेड है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन थोक का है। ठीक है, होलसेल। तो क्वेश्चन होगा, थोक महंगाई दर पिछले 3 महीने के उच्च स्तर पर आ गई है, तो मार्च 2024 में ये कितनी थी? देखिएगा, पिछला जो क्वेश्चन था वो कम हुआ था पिछले 10 महीने में, और ये 3 महीने के उच्चतर स्तर पर है, हाई लेवल पर है। आंसर का 0.27%। ठीक है, क्या है? 0.27%। ये काफ़ी कम ही है और ये न्यूज़ यहाँ रहा। अब सवाल ये होगा कि ये कौन जारी करता है? खुदरा महंगाई दर तो आपने जाना कि एनएसओ जारी करता है। थोक महंगाई दर जारी करता है डीपीआईआईटी, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोनों जो महंगाई दर है वो 2 संगठन अलग अलग तौर पे करते हैं, दोनों सरकारी संगठन ही है। तो महंगाई दर में जो मामूली सी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं वो क्यों हुआ है? तो देखिए, अनाज की कीमतें जो हैं वो उसकी बढ़ी हैं। होलसेल की बात कर रहे हैं, खुदरा की नहीं कर रहे हैं, होलसेल में। और इसके साथ साथ तेल की कीमतें वैश्विक तौर पर बढ़ी हैं, जैसे क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं हम, तो उसकी वजह से थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोनों में थोड़ा अंतर भी है, कुछ चीज़ें जो है थोक महंगाई दर में कैलकुलेट नहीं की जाती हैं जितनी बारीकी से खुदरा महंगाई दर में तय की जाती हैं। तो 0.27% है। लेकिन अब ये आशंका ये है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में जो अस्थिरता है वो बढ़ सकती है, और ऐसे में जो क्रूड ऑयल का रेट है वो भी आगे आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो फिर जो थोक महंगाई दर है वो बढ़ सकती है। तो थोक महंगाई दर जब बढ़ती है तो उसके 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद वो खुदरा महंगाई दर में असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, ये थोक महंगाई दर कैसे तय होती है? तो ये थोक मूल्य सूचकांक होता है, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर यह तय किया जाता है। थोक मतलब क्या हुआ? आप नहीं खरीद रहे हैं, मतलब कि जो आप जिस दुकानदार से खरीद रहे हैं उससे पहले वाला जो व्यक्ति है, या फिर कहें जो तमाम जो फैक्ट्रियां हैं वो उसको जो प्रोडक्ट बनाने के लिए होलसेल में जो रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है तो उसके प्राइसेस कितने हैं, या वो प्रोडक्ट बना के जो आगे भेज रहा है रिटेलर तक, वो होलसेल हो गया। ठीक है, और रिटेलर आपको बेच रहा है तो वो खुदरा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब मतलब किसने जीता, उसके विजेता का नाम बताएं। आंसर का रश्मि कुमारी।
और ख़ास बात यह है कि 12वीं बार यानी 12th टाइम्स उन्होंने नेशनल वुमेंस कैरम टाइटल को जीता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ये आयोजन जो है ना वो मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था 6 से 10 अप्रैल तक। और जो इवेंट का नाम था वो 51st यानी 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैम्पियनशिप थी। और फाइनल में रश्मि ने ये जीत हासिल की है। बहुत बड़ी बात है, 12वां राष्ट्रीय एकल खिताब है ये रहा फोटोग्राफ इनका। अगला क्वेश्चन, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब के विजेता का नाम बताएं। मेंस सिंगल्स की बात हो रही है, तो आंसर का जोनाटन क्रिस्टी, ये है आंसर। क्या नाम है? जोनाटन क्रिस्टी। तो इन्होंने एकल खिताब जीत लिया है। कहाँ के हैं ये इंडोनेशिया के मूलतः हैं ये, और चीन के खिलाड़ी ली शी फेंग उसको हराकर ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगर महिला की बात करेंगे, महिला खिताब, तो उसमें महिला एकल में तो वो चीन की वांग जी यी ने जीत हासिल की है अपने ही देश की खिलाड़ी को हराकर। और पुरुष युगल की बात करेंगे, मेंस डबल्स, तो उसमें चीन की जोड़ी है लियांग वेई किंग और वांग चांग, तो उन दोनों ने ये खिताब जीता है। महिला डबल्स का की रिपोर्ट में अभी नहीं थी, उसका अगर आएगा तो बाद में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे। आंसर का 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वॉइस डे का उद्देश्य यही है कि मानव आवाज़ जो है ना उसकी उचित देखभाल, ट्रेनिंग ये सब होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में ब्राज़ील में। ओके, वहाँ स्वास्थ्य पेशेवरों ने इसकी शुरुआत की थी दिवस की, बाद में फिर पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? एलिफेंट मतलब सेव एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर का इसका 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल को 2012 में पहली बार मनाया गया था, उसके बाद से लगातार मनाया जा रहा है। हाथियों को जो खतरा है उससे उनको बचाने के लिए, उनको जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये दिवस आयोजित किया जाता है। वर्तमान में अफ्रीका और एशिया में हाथी की 3 प्रजातियां फैली हुई हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए। और आप 21 अप्रैल का डेट ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 21 अप्रैल को हम लोग मैराथन वीडियो लेकर आ रहे हैं सुबह 10 बजे 21 अप्रैल को। और इस वीडियो में 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक के तमाम कंटेंट होंगे। फटाफट पूरा रिवाइज कराएंगे मैराथन। ओके, देखिएगा ज़रूर। बाय।